क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी का रेशियो निकालना। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। ऑब्जेक्टिव अगर आ गया तो आंसर आता है 1:1। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी को हम लोग स्मॉल यू से लिखते हैं और यहां पर ई लगा देते हैं, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी जब भी आता है तो फिजिक्स में सिंबल स्मॉल यू है और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी का यू और साथ में भी। इसका रेशियो निकालना है, इसका रेशियो निकालना है। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है तो आंसर होगा 1:1। आंसर होगा 1:1। अच्छा, जब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि C इज इक्वल टू होता है E/B, जहां पर C स्पीड ऑफ लाइट है। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है होती है एग्जाम में क्वेश्चन आने की। ये C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। E यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और B है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी UE। अगर आप ये मेमोराइज करें कि कहां पर पढ़ा था आपने इसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी आपने निकाली है कैपेसिटर चैप्टर में, स्टोरिंग एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन किसी भी प्रकार की एनर्जी डेंसिटी, एक्चुअली एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी जो कि स्टोर कर रखी गई है, स्टोरिंग एनर्जी, और अपॉन में है वॉल्यूम। देखो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? mL² T-2। और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है? L⁻3। एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन भी बहुत फेमस है, पूछी जाती है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप एक्सप्लेन करेंगे, स्टार्ट यहीं से करेंगे कि we know that इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, एनीवन? क्या फार्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी का? फार्मूला क्या आता है? फार्मूला होता है 12ε0 E²। फार्मूला यहां पर लिखते हैं क्योंकि अगर फार्मूले तैयार हैं तो फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल अपने आप तैयार हो जाएगा। अगर आपको फार्मूले पता है तो न्यूमेरिकल अपने आप तैयार हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला होता है 12ε0 E²। ये σ²/2ε0 भी होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर होगी, कैपेसिटर में स्टोर होगी। कैपेसिटर में ये अगर आप नोट्स देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारा। और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला यहाँ पर आपने पढ़ा हुआ है, तो चैप्टर मैग्नेटिज्म में पढ़ा है। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। जहां मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होती है
वहां से रिलेटेड है मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है भाई? b²/2 म्यू नॉट। अगर फार्मूले तैयार है तो डेफिनेटली आपको जो है इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन तैयार है। b²/2 म्यू नॉट, ये इक्वेशन सेकेंड आ गई। b क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। म्यू नॉट क्या है? मैग्नेटिक परमेबिलिटी। दोनों को डिवाइड कर लो, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकेंड, UE में UB, यहां से आएगा एप्सिलॉन नॉट E² और अपॉन में आएगा b² में म्यू नॉट। हाफ और हाफ कट हो जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और E/B का होल स्क्वायर। ठीक है, ये म्यू नॉट आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और ये बात आपको पता है C = E/B। कोई अगर प्रूफ करके दिखाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन और मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन क्या करो, रखो। तो सब सॉल्व करने के बाद में जो डायमेंशन आएगी वो किसकी आएगी? स्पीड की। इससे ये पता चलता है कि E/B किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पीड को। और E/B किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। तो फिर E/B से जो स्पीड आ रही है वो किसकी आ रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि लाइट। और भी बहुत सारे नाम है लेकिन यहाँ पर आपके लिए क्या है? लाइट। और जब आपने ऑप्टिक्स पढ़ा था तो मैंने आपको ये भी बताया था 1/, में अगर हम √μ0 लिखे, म्यू नॉट जो है वो मैग्नेटिक परमिटिविटी है और एप्सिलॉन नॉट आपका इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, तो ये = होता है स्पीड ऑफ लाइट। जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पर एक क्वेश्चन आया है, याद है तो ठीक बात है, तो रिवीजन में एक बार इसको रिकॉल कर लीजिए, रिवाइंड करिए, रिवाइज करिए। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट अगर हम 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है? स्पीड ऑफ लाइट। किसने बताया था? मैक्सवेल ने। मैक्सवेल की ये सारी बातें। अब आप देखिए यहां पर आपको ये लिखा हुआ मिल रहा है, अगर हम यहां स्क्वायर कर लें ये आ जाएगा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो μ0 एप्सिलॉन नॉट = आ जाएगा 1/c²। रख दीजिए यहां पर UE। एनर्जी डेंसिटी का U स्मॉल बनता है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। और ये UB, ये आपका हो गया 1/c²। और E/B C होता है c², कट हो गया, कितना आ गया? 1। तो दोनों एनर्जी डेंसिटीज का जो रेशियो है वो आ गया, एनर्जी डेंसिटी का रेशियो 1:1 आ गया, 1:1। दोनों एनर्जी डेंसिटी का रेशियो चाहिए। ठीक है, कहीं कुछ पूछना हो तो बताओ। अब अगर आप ये पूछते हो कि सर ये एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी का जो ये फार्मूला आपने इक्वेशन फर्स्ट में लिख दिया है और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी का जो फार्मूला आपने इक्वेशन सेकंड में लिख दिया है, ये कैसे आया? ये तो एक अलग से क्वेश्चन बनेगा। तो इस फार्मूले का डेरिवेशन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कैपेसिटर चैप्टर में मिलेगा और इसका डेरिवेशन आपको जो है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर होती थी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी जहां पे स्टोर होती है उसको क्या कहते हैं? इंडक्टर। तो जहां पर आपने इंडक्टर्स को पढ़ा था वहीं पर ये मिलेगा। कुछ पूछना तो बता सकते हैं। डन। चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहले आप पढ़ते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो हाउ यू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स सारे फार्मूले बताएंगे। एक तो होता है phi = BA cos थीटा, एक फार्मूला होता है B डॉट एरिया वेक्टर और कैपिटल
टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक, अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो वो तो मल्टीप्लाई हो ही जाएंगे। फाई इज इक्वल टू एल आई, फाई इज इक्वल टू एल आई। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? चेक करो सेल्फ इंडक्शन में। और फाई इज इक्वल टू एम आई, फाई इज इक्वल टू एम आई, ई इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के टोटल वेज हैं। आप आराम से अपनी कॉपी में चेक करो, सारे रिजल्ट्स मिले कि नहीं मिले। जो नहीं मिला वो मुझे बताना। इतने रिजल्ट लिखे हुए, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, फाई इज इक्वल टू बी डॉट एरिया वेक्टर, फाई इज इक्वल टू number of magnetic field lines perpendicular to area। तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के इतने सारे फार्मूले। फाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू एरिया। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो किसी एरिया के साथ में परपेंडिकुलर है आप काउंट कर सकते हो, तो टोटल लाइंस का नंबर ही आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है। बी ए कॉस थीटा, बी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ए आपका एरिया है, और थीटा क्या है भाई? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल। एक बहुत बड़ा जो है आपके सामने क्वेश्चन रहता है और आप उसमें जनरली गलती करते हो। मैं थीटा के बारे में थोड़ा लिखता हूं। थीटा यहाँ पर क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। गॉट इट? ठीक। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि जो एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड वाला, जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है, या ये कहा जाए परपेंडिकुलर है, तो मीनिंग क्या होता है? जैसे इस तरीके से स्टेटमेंट दिया जाए कि प्लेन ऑफ एरिया इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। डायग्राम बना के लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड ये मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड है, आपके पास में कोई एरिया है, तो सपोज कर लो संबंध से कि उसके पास जो एरिया है वो स्क्वायर जैसा है, तो स्क्वायर जैसा एरिया है। कुछ लोगों ने कहा कि उनके पास जो एरिया है वो रेक्टेंगल के जैसा है, कुछ कह रहे हैं उनके पास में एरिया ट्रायंगल के जैसा है, कुछ कह रहे हैं उनके पास में एरिया सर्कल के जैसा है, चाहे जैसा हो। कुछ कह रहे हैं कि उनके पास में एरिया इर्रेगुलर सा है। तो एरिया में प्लेन होता है ना, तो एरिया का जो प्लेन है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आपस में कैसी है? पैरेलल। तो जरा ध्यान देना, समझना बात को। अगर हम ऐसा एज्यूम करें कि ये आपका रेक्टेंगल वाला एरिया है, तो ऐसे रख देना चाहिए मुझे। देखो एरिया का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैसे हो गए? पैरेलल हो गए ना। तो इस केस में जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर हमेशा एरिया से क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो जो एरिया वेक्टर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड से क्या बनाएगा? 90 बनाएगा। ये ध्यान रखना, यानी कि इस केस में थीटा कितना होगा? 0 होगा, सॉरी 90 होगा। तो यही लिखने की कोशिश की जा रही थी कि प्लेन ऑफ एरिया इज पैरेलल। पैरेलल के लिए जो है वो एक टर्म और भी यूज करेंगे, एलॉन्ग। एलॉन्ग ऐसे कहते हैं कि जो प्लेन ऑफ एरिया है वो एलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है या पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो इसका मतलब, तो आप तुरंत बताएंगे कि ये जो इसका मीनिंग है, इसका जो मतलब है, थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 होगी। थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। और दूसरा टर्म ये यूज किया जाता है कि प्लेन ऑफ
एरिया इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इतने सारे एरिया हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास में जो रेक्टेंगल वाली शेप है उसे समझ लेते हैं। अगर मैंने एरिया ऐसे रख दिया तो अब ये देखो, एरिया का जो प्लेन है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में क्या हो गया 90। लेकिन आपका जो थीटा है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। जैसे आपने जो है इस प्लेन को मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर रखा तो एरिया वेक्टर ये होगा, तो एरिया वेक्टर इसके साथ कितने एंगल पर होगा, 0। तो यहां पर जैसे ये सिचुएशन आपको मिले तो प्लेन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड मींस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, जब आप फ्लक्स की हल्की फुल्की प्रॉब्लम करेंगे, जब आप फ्लक्स की हल्की फुल्की प्रॉब्लम करोगे तो इस चीज से आपको जो है बड़ा मोटिवेशन मिलता है। जैसे एक न्यूमेरिकल आपके लिए, एक न्यूमेरिकल है आपके लिए, जरा देखिएगा। कई बार आपने अपने टेस्ट में इस क्वेश्चन को देखा है, वैल्यूज बदलती हैं, वे वही होगा। हमने कहा कैपिटल बी की वैल्यू है 100 टेस्ला। यू ऑल नो कि जो मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट है वो टेस्ला भी होता है, और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं। और हमने कहा कि ए स्क्वायर ऑफ एरिया 40 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड अंडर मैग्नेटिक फील्ड सच दैट plane of area is along the magnetic field, means direction of magnetic field. Find the magnetic flux. तो यहां पर जो की वर्ड है ना उस पर ध्यान देना। ये रहे की वर्ड, ये रहे आपके की वर्ड। अब अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो b इंटू ए आपको लगेगा थीटा 0 है, आपने कहा b इंटू ए। पहला ऑप्शन हमने दिया इस क्वेश्चन में, फर्स्ट ऑप्शन दिया 4 के बाद 000, और मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, वेबर होता है। और भी आप निकालने को निकाल सकते हो, b का हो गया टेस्ला, a फॉर एरिया टेस्ला मीटर स्क्वायर, लेकिन वेल नोन जो यूनिट है वो आपका वेबर है। तो पहला आंसर आया, पहला ऑप्शन आया 400 वेबर। सेकेंड हमने आपसे दिया कि भाई ये होगा 4000 वेबर। थर्ड आपको बताया कि ये होगा 100 वेबर, और लास्ट आपको दिया कि भाई ये होगा 0। तो भाई मैग्नेटिक फ्लक्स की बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम जब आपको मिले तो आप ये जरूर नोटिस करना कि थीटा कैसा है, और थीटा को पकड़ने के ये 2 की पॉइंट है, इनको आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर प्लेन ऑफ एरिया अलोंग या पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है तो जो एरिया वेक्टर है वो बी के साथ क्या बनाता है 90, और यहां पर जो थीटा है वो एरिया वेक्टर वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड का एंगल है। तो यहां पर थीटा 90 होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो क्या इस सिंपल सी प्रॉब्लम में कोई गलती करोगे? और ये सिंपल सी प्रॉब्लम इन सिचुएशन के साथ क्या बन जाती है, जबरदस्त। और ये आप देखोगे कि और कोई ज्यादा ट्विस्टिंग नहीं होती है। ऐसा कभी नहीं कहेगा कि वो जो एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऑब्लिक रखा है, तिरछा रखा है। आप चूंकि जा रहे हो बोर्ड एग्जाम के लिए, तो बोर्ड एग्जाम में केवल 2 ही केसेस होंगे। जो एरिया होगा वो मैग्नेटिक फील्ड वाले जो डायरेक्शन होगी, या तो उसका एरिया का प्लेन उसके अलोंग होगा, पैरेलल होगा, या फिर कैसा होगा, परपेंडिकुलर। कर लेंगे आप। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई भी गलती नहीं। एक क्वेश्चन इस पर भी करते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको वेक्टर में दिया जाए, मतलब आई जे के फॉर्म में दिया जाए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आप कैसे निकालेंगे? जितने क्वेश्चन आप मैग्नेटिक फ्लक्स के करते हैं उतने ही क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स के भी हो जाएंगे। जरा क्वेश्चन देखिएगा। आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड है 3i प्लस 4j माइनस का 9k, और आगे ये वेबर। फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स
मैग्नेटिक फ्लक्स विद एरिया whose area vector is 3i माइनस का 2j है और आगे ये मीटर स्क्वायर। एरिया वेक्टर एक्चुअली एरिया की वैल्यू होता है। अब आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में दी गई है, तो b डॉट ए लगा दीजिए, फाई इज इक्वल टू b डॉट एरिया वेक्टर। यहां पर b है 3i प्लस का 4j माइनस का 9k डॉट एरिया वेक्टर 3i माइनस का 2j। डॉट में i के साथ प्रोडक्ट करता है, j के साथ और k के साथ। तो 3 3 जा 9, i डॉट i 1 हो जाएगा, j वाला j के साथ ये इतना आ जाएगा 1 में। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टेस्ला में, ठीक है। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है वेक्टर फॉर्म में तो b डॉट ए। तो एक चीज आपको और यहां पर याद दिलाएं, क्वेश्चन क्लियर है ये वाला। कभी कभी क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड तो आपको वेक्टर में दिया जाता है, लेकिन एरिया वेक्टर में नहीं दिया जाता, एरिया को वेक्टर बनाना पड़ता है। जरा क्वेश्चन देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ये है, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स विद एरिया with area 20 meter square which is in XY plane। गौर करें, यहां मैग्नेटिक फील्ड आई जे के यानी वेक्टर में दिया है, यहां पर आपको एरिया की वैल्यू दी है, एरिया का वेक्टर नहीं दिया गया। अब मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए, तो मैंने आपसे एकेडमिक लेवल पे जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए पहले भी बात करी है कि अगर एरिया इज इन एक्स वाई प्लेन, अगर कोई एरिया एक्स वाई प्लेन में है तो एरिया वेक्टर क्या होगा? एरिया वेक्टर होगा एरिया की वैल्यू और साथ में क्या आ जाएगा? के कैप। याद रखने का तरीका, यहां पर एक्स वाई लिखा है तो बचा कौन? जेड, और जेड का करस्पॉन्डिंग क्या होता है? के कैप। अगर कोई एरिया इज इन वाई जेड प्लेन तो एरिया वेक्टर क्या होगा? एरिया वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया की वैल्यू, और देखिए यहां पे वाई जेड आ गया तो कौन बचा? एक्स। एक्स का रिलेटिव करस्पॉन्डिंग क्या होता है? आई है। और कोई एरिया अगर इज इन जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स प्लेन, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया की वैल्यू, और यहां पे जेड एक्स है तो कौन आया? वाई बच गया, वाई बच गया तो जेड है। ये क्वेश्चन उसी तरीके का। हमारा ये जो एरिया वो एक्स वाई प्लेन पर पड़ा, तो हमने तुरंत सॉल्व करने के लिए अप्रोच बनाई, फाई इज इक्वल टू बी डॉट एरिया वेक्टर। तो यहां से बी की वैल्यू है 3i कैप प्लस का 4j कैप माइनस का 9k कैप डॉट। अब एरिया वेक्टर, तो एरिया की वैल्यू कितनी है? 20, और एक्स वाई प्लेन है तो साथ में क्या आएगा? के कैप। यहाँ पे हो जाएगा 20k कैप, और डॉट प्रोडक्ट में आई के साथ जे के साथ और के, तो यहाँ पर के वाला जब के साथ इंगेज होगा तो 180, और के डॉट की क्या हो जाएगा? 1 वेबर। फ्लक्स नेगेटिव में भी हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता, क्योंकि अगर नेगेटिव में फ्लक्स आया है तो इसका मतलब फ्लक्स कैसा? इनवर्ड है, एरिया के अंदर जा रहा है, और प्लस में आया तो कैसा है? आउटवर्ड है, बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो हमने बताया है, ये थोड़ा सा और बेहतर हो जाता है। और यही सेम क्वेश्चन अगर हम केवल बी की जगह पे क्या करते हैं? कैपिटल ई, और जहां पे टेस्ला लिखा हो वहां पे ई का यूनिट डाल दें, न्यूटन पर कूलम, तो सेम क्वेश्चन किसमें ट्रांसफर हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। तो ये आपके मैग्नेटिक फ्लक्स के क्वेश्चन। अब आप यहां पर आइए जरा, इधर देखिएगा, फाई इज इक्वल टू एल आई। इनके ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे वो अभी हमने कर लिए। ये जो लिखा हुआ है मॉड ऑफ ई इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ है। डेल्टा फाई यहाँ पर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और डेल्टा टी टाइम इंटरवल है। इस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी को रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। अभी आज की इस रिवीजन क्लास में मेरा मेन फोकस इस पर है, फाई इज इक्वल टू एल आई पर और फाई इज इक्वल टू एम आई पर।
यहां पर जो L है उसको कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और कैपिटल M को कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये दोनों टर्म जो कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो इनसे जुड़ा हुआ, इनसे जो रिलेटेड आपका टर्म है सेल्फ इंडक्शन। नाउ वी वांट टू नो कि व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन। यू कैन सी द नोटबुक। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है बताएं मुझे, सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन दीजिए, क्योंकि सेल्फ इंडक्शन जानेंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस जानेंगे और फिर ऑल अबाउट द सेल्फ इंडक्टेंस। तो अब हम बात कर रहे हैं सेल्फ इंडक्शन की, जिससे कि हम सेल्फ इंडक्टेंस में पहुंचेंगे। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है इसको जानेंगे, और आप अनसॉल्ड पेपर देखेंगे तो बहुत बार पूछा गया है एक्सप्लेन सेल्फ इंडक्शन, एक्सप्लेन सेल्फ इंडक्टेंस। ये सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? जब किसी सर्किट से लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है, मैग्नेटिक फ्लक्स किसी एरिया से लिंक होगा तो हमने उस पूरे को जो है उस पूरी की पूरी बंदोबस्त को क्या नाम है? सर्किट। जब किसी सर्किट से लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है तो ईएमआई क्या कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि अगर आप फ्लक्स को बदलोगे तो क्या पैदा हो जाएगी? करंट। और फ्लक्स के बदलने से जो करंट पैदा होती है दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस करंट। तो जब किसी सर्किट से लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसी में क्या बन जाता है? इंड्यूस करंट। क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या बनेगा? इंड्यूस करंट। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्शन। जब हम लोगों ने इस डेफिनेशन को प्रॉपरली किया था तो हमने एक सर्किट, पहले हम आपके लिए सर्किट बना देते हैं। ये देखिए एक सर्किट बनाया, ये हमारे पास में वायर से बना हुआ ये कॉइल है, लूप आप कह सकते हो, कॉइल कह सकते हो। आप इसकी जगह पे सॉलिड वायर ले सकते हो, क्योंकि हमें एरिया वाली कोई चीज लेनी है। तो ये मैंने एक वायर से बना हुआ एक एरियल ज्योमेट्री ले ली, और यहां पर बैटरी लगा दी है, और ये रेजिस्टेंस लगा दिया। रियोस्टेट है, यानी कि रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। बैटरी को ऑन किया, बैटरी को हमने ऑन किया। बैटरी से जो करंट निकलती है वो मेन करंट है, ये हो गई मेन करंट। और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से जो करंट बनेगी उसको हम कहते हैं इंड्यूस करंट। तो यहां पर देखिए मेन करंट फ्लो हो रही है, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो कॉन्सेप्ट है, तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो है, सॉरी, जब ये इलेक्ट्रिक करंट यहां पर फ्लो हो रही है तो यहां मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगी। यस और नो? अच्छा, क्योंकि हमने यहां पर जो सर्किट लिया है वो एक लूप जैसी पिक्चर है, कॉइल जैसी पिक्चर है, तो आप चाहो तो कैपिटल बी जो बनेगा उसका फार्मूला भी लिख सकते हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई रेडियस, साथ में 2 पाई और ये नंबर ऑफ टर्न्स। ये हमारी डेफिनेशन का पार्ट नहीं होगा, हम डेफिनेशन समझ रहे हैं, बाद में लिखेंगे। ये जो आई है वो मेन करंट है, और हम इसको देखो यहां से रेजिस्टेंस क्या करेंगे? वेरी करेंगे। अभी सर्किट में इतना रेजिस्टेंस है, इतना। अगर हम इस पॉइंट को यहां से शिफ्ट करके यहां डाल दें, अब रेजिस्टेंस इतना आ गया, तो रेजिस्टेंस अगर बदलेगा तो ये जो आई है वो बदल जाएगा ना, और आई के बदलने से क्या बदलेगा? बी बदलेगा। आपने जो सर्किट तैयार किया हुआ है उसके पास एरिया तो है ही, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिखो, फाई इज इक्वल टू क्या? तो बी की वैल्यू और एरिया की वैल्यू। यहां पर जो ए है वो एक टर्न का एरिया है, और हमने इसमें कितने टर्न लिए हैं? एन। एक टर्न का एरिया ए है तो एन टर्न का क्या हो जाएगा? एन। तो अगर आप बी को बदलोगे तो फाई भी तो बदलेगा, फाई भी तो बदलेगा।
तो जिस सर्किट में मेन करंट है उसी सर्किट में क्या बनने वाली है, इंड्यूस करंट। यही सेल्फ इंडक्शन है। तो अब सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? सेल्फ इंडक्शन की जब डेफिनेशन आप एग्जाम में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? जब किसी सर्किट से लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स उसकी अपनी मेन करंट की वजह से चेंज होता है तो उसी सर्किट में इंड्यूस करंट आ जाती है, और वो जो इंड्यूस करंट है वो मेन करंट का क्या करती है, अपोज करती है। अगर ये मेन करंट कहती है कि हम तो इंक्रीज होंगे, इंड्यूस करंट उसको इंक्रीज होने से रोकती है। और अगर ये मेन करंट कहती है कि हम डिक्रीज होंगे तो इंड्यूस करंट उसको हमेशा क्या करती है, डिक्रीज करने से रोकती है, हमेशा अपोज करती है। यही सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, जरा कॉपी में जो डेफिनेशन लिखी हुई है मुझे दे दीजिए कॉपी, तो मैं सभी को पढ़ के सुनाता हूं, क्योंकि अब डेफिनेशन अगर बदलूंगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी ना। देखो क्या लिखा है, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सर्किट, ब्रैकेट में इंडक्टर, क्योंकि जिस सर्किट से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है उसको क्या कहते हैं, इंडक्टर। और ये मत सोचना कि वो देखने में ऐसा ही होगा, वो कैसा भी हो सकता है। आप सॉलिनॉइड जैसा भी ले सकते थे, आप लूप के जैसा ले सकते हो, कॉइल के जैसा ले सकते हो। तो व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सर्किट चेंजेस ड्यू टू इट्स मेन करंट, मेन करंट की वजह से जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है ड्यू टू इट्स मेन करंट, then there produces induced current which always opposes the main current. This phenomena is called the self induction. एक बार मैंने ये आपकी नोटबुक देख ली है, अब मैं जरा डेफिनेशन उसी के अकॉर्डिंग लिख देता हूं कि when magnetic flux changes, linked with circuit changes due to its main current, then there produces induced current in same circuit। जिस सर्किट में मेन करंट थी उसी सर्किट में इंड्यूस करंट आ जाएगी। नहीं भी लिखे सेम सर्किट तो भी सफिशिएंट है। इंड्यूस करंट देन देयर प्रोड्यूसेस इंड्यूस करंट इन सेम सर्किट, एग्जाम में सीकेटी लिखोगे, पूरा नाम लिखोगे सर्किट, विच ऑलवेज अपोजेस द मेन करंट। और इस इंड्यूस करंट का केवल एक ही काम होता है कि मेन करंट को क्या करना, अपोज करना। ध्यान देना, एक तीर से दो निशाने। मान लीजिए एक यूनिक क्वेश्चन आया, लेंज लॉ लिखो, लेंज लॉ लिखो। ये जो मैंने लाइन अंडरलाइन करी है ना, वही तो लेंज लॉ है। इंड्यूस करंट हमेशा मेन करंट को क्या करती है, अपोज करती है। इसी को लेंज लॉ कहते हैं। यार ये जो इंड्यूस करंट है वो कहां से आई है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज से। तो इंड्यूस करंट को बनाने वाला कौन है, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज, और ये इसी का अपोज करती है। और मैग्नेटिक फ्लक्स को कौन चेंज कर रहा है, मेन करंट। तो जैसे चाहो वैसे लिखो, लेंज लॉ लिखने को आ जाए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इंड्यूस करंट ऑलवेज अपोजेस द मेन करंट। वैसे मैंने आपको कैसे लिखाया है, इंड्यूस करंट always opposes the factor due to which it fall। मैंने तो ऐसे लिखाया हुआ है, इंड्यूस करंट हमेशा उसका विरोध करती है जिसने उसको बनाया है। फिलहाल इस जगह पर इंड्यूस करंट को किसने बनाया है, मेन करंट ने। कैसे बनाया है, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके, इसी का अपोज करेगी। तो इंड्यूस करंट हमेशा उस फैक्टर का अपोज करती है जिसने उसको बनाया है। सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी यस और नो, और डायग्राम बना लेना। डेफिनेशन हो जाएगी और डायग्राम हो जाएगा, डन। अब जब डायग्राम हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा, तो एग्जाम के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये डायग्राम रहा, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड रही, मेन करंट आई हो गया, और डेफिनेशन और डायग्राम के बाद फिर हमने लिखा फाई प्रोपोर्शनल आई
अब इसके पीछे की जो एक्सप्लेनेशन है वो हमने आपको बताई। फाई इज इक्वल टू क्या था, बी ए कॉस थीटा, और बी में क्या आ रहा था, आई मेन करंट, तो आई बदलेगा तो फाई बदलेगा ना, तो फाई प्रोपोर्शनल टू आई। याद रखो कि जब ये फार्मूला लिखा जा रहा है तो ये आई कौन सा आई है, मेन करंट वाला, मत भूल जाना, ये आई मेन करंट वाला है। और मेन करंट वो होती है जो बैटरी से या किसी सोर्स से ली जाती है, और इंड्यूस करंट वो होती है जो फ्लक्स के चेंज से आती है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज से। प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो क्या आता है, कांस्टेंट। यहां पर कांस्टेंट आया कैपिटल एल और साथ में ये आई, तो कैपिटल एल आ गया, नाम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब ध्यान देना, एग्जाम में सेल्फ इंडक्शन पूछा जाए, स्टार्ट एंड फिनिश, और केवल सेल्फ इंडक्टेंस पूछा जाए तो भी यही काम करिए, तो भी यही काम करिए। तो चाहे सेल्फ इंडक्शन पूछे या सेल्फ इंडक्टेंस पूछे, दोनों ही क्वेश्चंस के आप आंसर दे देंगे, ठीक है। और फिर यहां से आएंगे L इज इक्वल टू हो जाएगा फाई अपॉन आई। एक पॉइंट और लिखेंगे, इसका यूनिट इट्स एसआई यूनिट, तो वेबर हो गया इसका एसआई फाई का, और आई हो गया एम्पियर, तो वेबर अपॉन एम्पियर इसी को क्या कहते हैं, ओके। आप जाना और जरा आंसर पेपर देना। सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन कई बार पूछी गई है। इधर पिछले 5 साल पीछे जाएंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस बहुत बार पूछा जा रहा है, ओके, क्लियर है बात। और आपके सामने फार्मूला जो है फाई इज इक्वल टू एन आई। आई कौन सा करंट है, मेन करंट है, ओके, ये बात सही है। अब इसके बाद जब ये सेल्फ इंडक्शन हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस हो गया, तुमने इसकी यूनिट भी बता दी, एसआई यूनिट क्या होती है। इसके बाद में जैसे जब आप ओम्स लॉ पढ़ रहे थे तो वहां पर आया था V प्रोपोर्शनल I, आया था, और यहां का जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था वो किस नाम से फेमस था, रेजिस्टेंस। फिर आपने बहुत सारी चीजें रेजिस्टेंस को लेकर के करी थी। फिर आपको पता था कि रेजिस्टेंस जो है वो शेप और साइज पे डिपेंड करता है। अगर मेरे पास में एक वायर की ज्योमेट्री है और वो वायर जो है थोड़ा सा कम मोटा है, आपके पास में वायर अगर थोड़ा सा ज्यादा मोटा है, दोनों के रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, लेंथ पे डिपेंड करता है। तो सिमिलरली क्वेश्चन आ गया, ये जो कैपिटल एल है जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन का आंसर क्या वो फाई पर डिपेंड करता है, बताएं। जो सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल एल है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, क्या वो फाई यानी कि फ्लक्स पे डिपेंड करता है, बोलो यू ऑल, फाई पे डिपेंड करता है। फिर आप भूल गए, मैंने आपको कॉमनली बताया था, मैंने आपको स्टैंडर्ड वे में बताया था कि फिजिक्स में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होते हैं, ये जहां पर होते हैं, जिस जगह पर ये डिस्कस होते हैं, उन पर डिपेंड नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए कैपेसिटर में Q बराबर CV था, C यहां पर क्या था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, नाम क्या था, कैपेसिटी। आपके C को ना तो Q से मतलब है ना ही V से मतलब है। ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू IR है, R यहां पर क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, नाम क्या है, रेजिस्टेंस, ना तो इसको I से मतलब है ना ही V से मतलब है। J इज इक्वल टू सिग्मा E, ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म वाला, सिग्मा यहाँ पे कंडक्टिविटी है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, नाम क्या है, कंडक्टिविटी, ना तो इसको E से मतलब है ना ही इसको J से मतलब है। याद रखो, एक से मतलब आप ये किसी केवल इसी क्वेश्चन के लिए नहीं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिस समय जिस सिचुएशन में डिस्कस हो रहे होते हैं वो कभी उन पर डिपेंड नहीं करते हैं। अभी अभी तुमने देखा फाई इज इक्वल टू एल आई में एल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो एल ना तो फाई पे डिपेंड करता है और ना ही, जितने भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो दो चीजों पे डिपेंड करते हैं। कॉमनली सुन लेना, सबके लिए फिट होगी ये बात। जितने भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कैपेसिटी वाला C, रेजिस्टेंस वाला R, कंडक्टिव वाला सिग्मा, और यहां पर ये L, और जितने और भी हैं
ये सब दो चीजों पे डिपेंड करते हैं, पहला शेप एंड साइज और दूसरा नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम। जैसे हमारे पास में ये वायर है, अगर हम इसको यहां रखते हैं जहां पर टेम्परेचर 20 के अप्रॉक्स है, इसी चीज को तुमने कहीं और रख दिया, वहां पे टेम्परेचर जो है 5 के अक्रॉस है, सराउंडिंग बदल गया, इसकी सेहत पर फर्क पड़ेगा। तो कॉमनली आप याद रखें, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डिपेंड करते हैं शेप और साइज पर और नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम पर। ओके, तो यही हाल आपका कैपिटल एल का भी हो गया। कैपिटल एल डिपेंड करता है किस पर, शेप और साइज पर, और किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम पर। फिर क्वेश्चन आता है कि हमारे पास में एक इंडक्टर है, क्योंकि जो फ्लक्स को लिंक करेगा ना, जिसके पास मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो इंडक्टर कहलाता है। जिसके पास मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या कहलाता है, इंडक्टर। तो इंडक्टर में फ्लक्स होगा तो सेल्फ इंडक्टेंस भी होगा। तो अब मुझे सॉलिनॉइड का कैपिटल एल निकालना है, और फिर मुझे इसके बाद में कैपिटल एल निकालना है किसका, लूप का, यानी कि क्वाइल का। ये दो आपके सेल्फ इंडक्टेंस निकालने, इसके डेरिवेशन भी आपको मिलते हैं। चेक करें अपनी कॉपी में है कि नहीं। तो कैपिटल एल का पता लगाते हैं फॉर सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड का कॉमन नेम क्या है, इंडक्टर। जो मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स को लिंक करता है, इन जनरल वो इंडक्टर कहलाता है। तो कैपिटल एल सॉलिनॉइड का हमें निकालना है, निकाल के भी दिखा देंगे, लेकिन न्यूमेरिकल करने के लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। तो जब हम कैपिटल एल सॉलिनॉइड का निकालते हैं, ये सॉलिनॉइड बना दिया मैंने, इसमें ये मेन करंट है आई, ये मेन करंट है जो कमिंग फ्रॉम द सोर्स यानी कि बैटरी, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज से बनती है वो इंड्यूस करती है। तो इसका जब कैपिटल एल निकलता है तो कितना आता है, म्यू नॉट छोटा वाला एन और बड़ा वाला एन। फार्मूला याद नहीं है तो न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, ये याद रखना। और कैपिटल ए, क्या मार दिया, सही है। फार्मूला ये लिखा हुआ है। अब फार्मूले में कौन क्या ये भी देख लेते हैं। सॉलिनॉइड पे ये टर्न्स होते हैं, और आपके सिलेबस की जो सॉलिनॉइड है वो कैसे है, सिमेट्रिकल है। मतलब अगर एक टर्न का एरिया कैपिटल ए है तो उसके बाद वाले का भी कितना होगा, कैपिटल ए रहेगा। यहां पर जो ए है वो क्या है, ईच टर्न एरिया। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये बता दे कि जो सॉलिनॉइड है उसका रेडियस आर है, तो आप ए फॉर एरिया को ब्रेक कर लोगे किससे, पाई आर स्क्वायर से। छोटा वाला आर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सॉलिनॉइड। अच्छा, बड़ा वाला एन क्या है भाई, यहां पर बड़ा वाला एन क्या है, तो अरे नहीं, गलत हो गया, टोटल टर्न्स, कुल कितने टर्न है, कुल कितने टर्न है, दैट्स ऑल, कुल कितने टर्न है सॉलिनॉइड में, पूरी सॉलिनॉइड कितने टर्न है। और छोटा वाला एन क्या है, ये है टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। मतलब अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास जो ये सॉलिनॉइड है उसकी लेंथ एल है, बड़ा वाला एल तो सेल्फ इंडक्टेंस हो गया ना, इसलिए लेंथ को एल के लेंथ वाले एल को स्मॉल कर दिया, तो टोटल टर्न अपॉन में एल। एंड यू ऑल नो कि म्यू नॉट क्या है। अगर हम छोटे एल की वैल्यू यहां रख दें तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, कैपिटल एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर, ये एक एन और आ जाएगा यहां से, और ए अपॉन एल। गॉट इट। जब हम ये फार्मूला डिराइव करते हैं, डिराइव करके दिखाएंगे, लेकिन अभी हम इस बात के पीछे पड़े हैं, क्या मुझे फार्मूला याद है, अगर हाँ तो फिर न्यूमेरिकल हो गया, और पहले न्यूमेरिकल लेंगे फिर डेरिवेशन भी कर लेंगे।
जब हम ये डेरिवेशन करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि एयर है, यानी कि सॉलिनॉइड के अंदर कोर जिसको कहते हैं वहां पर क्या फिल करी गई है, एयर या वैक्यूम। अगर कोई मीडियम आ गया है तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट के आता है, उसी तरीके से मैग्नेट में जब एयर या वैक्यूम रिप्लेस होता है तो म्यू नॉट की जगह पर क्या आता है, म्यू नॉट म्यू आर। ठीक है, तो उस केस में फार्मूले में आपका क्या आ जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर। उस केस में फार्मूले में क्या हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर। इस कैपिटल के को तुम कहते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऐसे म्यू आर को क्या कहते हैं, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। के की वैल्यू एयर या वैक्यूम के लिए 1 होती है, सिमिलरली म्यू आर की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। अब मीडिया में तो फिर कुछ ना कुछ होगी। ओके, मैग्नेट मटेरियल के चैप्टर में म्यू आर के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, तो ये तो इसका फार्मूला हो गया। देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हैं क्या आपके पास। सुनिए क्वेश्चन ध्यान से। एन आयरन कोर्ड सॉलिनॉइड हैज सेल्फ इंडक्टेंस 2.8 हेनरी। ये सॉलिनॉइड के लिए जो अंदर जगह है ना, वहां पर आयरन की कोर डाली गई है, यानी एयर नहीं है, मीडियम पड़ा हुआ है। और इस समय इस सॉलिनॉइड की जो सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू थी तो 2.8 हेनरी थी। When the core is removed, अब हमने उस आयरन की जो रॉड थी, आयरन की जो कोर थी जो डाल रखी थी, अब हमने उसको हटा लिया। अब जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो 2 मिली हेनरी हो गया। पहले 2.8 हेनरी था, अब कितना हो गया, 2 मिली हेनरी। What is the relative permeability of a core? कि जो तुमने यहाँ मीडियम डाला है, जिसको तुम कोर कह रहे हो, उसका रिलेटिव परमेबिलिटी क्या था। तो क्वेश्चन के पहले हिस्से में सॉलिनॉइड में मीडियम पड़ा हुआ है और क्वेश्चन के नेक्स्ट हिस्से में मीडियम हटा लिया गया है। तो हमने सॉल्व किया क्वेश्चन को, फार्मूला लिखा रहने देते हैं। पहले जब मीडियम था उस समय सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला लिखा, तो मुझे ये लिखना चाहिए या फिर ये लिखना चाहिए, जो भी तुम कैरी करना चाहो। जनरली ये आपकी अपनी फिजिक्स की दुनिया में फेमस है, ठीक है ना। लिखा मैंने म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई एल। एंड क्वेश्चन सेज की जो सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू है 2.8 हेनरी है, तो 2.8 म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई एल, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। कोर हटा लेने के बाद जो मीडियम पड़ा हुआ था उसको हटा लिया। अब जब हम फार्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। गॉट इट। अब क्वेश्चन में जो सेल्फ इंडक्टेंस है दैट इज 2 मिली हेनरी। मिली हेनरी है तो हेनरी बनाओगे तो क्या बनेगा, 2 × 10 टू द पावर -3 और म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, इक्वेशन सेकंड हो गया। जैसे ही आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2.8 अपॉन में 2 माइनस का 3, और आप देख सकते हो कि जो कैंसिल होने वाले टर्म्स हैं वो सब कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ म्यू आर बचेगा। बोलो भाई, ये कितना आ जाएगा म्यू आर की वैल्यू, 1.4 10 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा, ये आंसर हो गया। एंड दैट म्यू आर इज उस मीडियम का क्या है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या तुम्हें इसका डेरिवेशन चाहिए, नहीं। एंड दैट इज वाई फार्मूला अगर याद है तो आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। फार्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। बात समझ पा रहे कि नहीं। और क्वेश्चन लेते हैं। अब हम जरा इसको डिराइव कर लें, इस फार्मूले को जो लिखा हुआ है। डायग्राम तो हमारा यही रहेगा, तो डिराइव करते हैं भाई फार्मूला कि कैपिटल एल का जो ये रिजल्ट आया है इसका डेरिवेशन भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो मैंने ये सॉलिनॉइड का डायग्राम बनाया और बता दिया कि एल क्या है। जब डेरिवेशन जाएगा तो फिर इसका तो कोई रोल नहीं रहेगा। हाँ, ये सब जो टर्म्स हैं वो आपको जरूर बता देना है। ये मैंने सॉलिनॉइड बना दिया, मेन करंट को हम वेरी कर रहे हैं। कैसे वेरी कर रहे हैं, आगे जाके रियोस्टेट होगा, उससे हम रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे। स्मॉल एन क्या है ये बता दिया आपने,
कैपिटल एन क्या है ये बता दिया, कैपिटल ए क्या है ये बता दिया, उसमें छोटा वाला आर क्या है ये बताया, सब बताया आपने। अब आपने लिखा क्या कि अगर हम फ्लक्स निकालें, ध्यान देना, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। जो गलती होती है उस पे लास्ट टाइम आपका जो है अटेंशन आपको दे रहा है, जब तुम कैपिटल एल के फार्मूले का डेरिवेशन करोगे और फिर कल वाली क्लास में, नेक्स्ट वाली क्लास में जब कैपिटल एम का डेरिवेशन करोगे, तो जिस समय तुम फ्लक्स निकालते हो उस समय गलती हो जाती है कि तुम बी ए कॉस थीटा लिखते हो, साथ में नंबर ऑफ टर्न्स लिखना भूल जाते हो। ये टोटल टर्न्स आपकी सॉलिनॉइड में है कैपिटल एन, तो यहां पर ये जो ए है वो कितने टर्न का एरिया है, एक टर्न का, कितने टर्न का, एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे बढ़ो, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड किसके पास है, सॉलिनॉइड के पास है, और सॉलिनॉइड के पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, म्यू नॉट छोटा एम आई, ये आई मेन करंट होता है। सॉलिनॉइड की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होती है, एम्पियर के सर्किटल लॉ से आप इसको निकाल चुके हैं और इसका रिवीजन भी हो चुका है मैग्नेट वाले पार्ट का, तो मुझे याद है सीधे सीधे। और ए फॉर एरिया, दैट्स ओके, थीटा इज 0, क्योंकि जो सॉलिनॉइड की एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये डायरेक्शन में ये होती है अलोंग द एक्सिस, और वैसे भी करंट ऐसे चल रही है तो मेरा थंब इधर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो अलोंग द एक्सिस होती है, और फिर अगर आप एरिया वेक्टर लगाओगे, ये जो टर्म है उसका जो एरिया वेक्टर लोगे तो उसी सेम डायरेक्शन में होगा, थीटा 0 हो जाएगा, और एन माने यहां से आ जाएगा फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट छोटा एन कैपिटल एन आई, ये इक्वेशन फर्स्ट है। ये तुमने फ्लक्स निकाला है कैलकुलेटेड वे में, और अभी अभी तुमने जाना है कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, एल आई, आपने लिखा वी नो दैट, सेल्फ इंडक्शन की सिचुएशन में फाई इज इक्वल टू क्या, एल आई। तो दोनों ही इक्वेशन मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है और ये आपका सेल्फ इंडक्शन बेस्ड है, दोनों को इक्वल कर दो, 1 इज इक्वल टू 2, तो एल आई इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट स्मॉल एन कैपिटल एन आई ए, आई से आई कट हो जाएगा म्यू नॉट स्मॉल एन कैपिटल एन ए। आ गया रिजल्ट, बोलो भाई। और छोटे वाले एन की जगह पर बड़ा वाला एन ले आओ, कैसे, अरे भाई छोटा एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन बाई एन, और फिर वो लाइन लिखो कि अगर आप एयर या वैक्यूम हटा रहे हैं, मीडियम ला रहे हैं, तो रिजल्ट हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर छोटा एन बड़ा एन कैपिटल एन, या फिर कैपिटल एल बराबर म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई, गॉट इट, डेरिवेशन हो गया। कैपिटल एल निकालना है किसका, कॉइल का, उसके बाद में आज की क्लास होगा, ठीक है। कैपिटल एल निकालते हैं कॉइल का, कैपिटल एल निकालते हैं फॉर करंट कैरिंग कॉइल एंड ऑल दोज व्हिच हैविंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। कैपिटल एल कॉइल का जब निकालते हैं तो क्या निकल के आता है, नहीं भाई ये कहां से आ गया, ये तुमने जो रिपीट किया दैट इज द वोल्टेज फॉर द एसी जनरेटर, थोड़ा सा ध्यान दो भाई। हाँ, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई कैपिटल, अगर रेडियस को तुमने कैपिटल लिखा है तो कैपिटल ले लो, जो लिखा है वही बता दीजिए, और बाई 2 ये देखिए, आर में स्क्वायर नहीं है, पाई आर बाई 2, यही है ना, जहां पर कैपिटल आर उस कॉइल का जो है वो रेडियस है और कैपिटल एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है। अगर फार्मूला तैयार है, अगर आपको फार्मूला तैयार है तो
तो डेफिनेटली फिर न्यूमेरिकल तो आप कर ही लेते हैं। अच्छा, डेरिवेशन जरा करते हैं सर। पहले हमने एन टर्न की कॉइल को बनाया, एन टर्न की कॉइल को बनाया, इसमें मेन करंट को अरेंज किया, मेन करंट हो गई है, रेडियस कैपिटल आर हो गई, ठीक। अब करंट का जो फ्लो हमने दिखाया है उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी। तो देखना क्या गलती होती है, जब आप फ्लक्स कैलकुलेटेड वे में निकालते हो तो बी ए कॉस थीटा तो लिखते हो, लेकिन आप नंबर ऑफ टर्न्स लगाना भूल जाते हो, वो जरूर करिए, क्योंकि जो ये ए है ना वो एक टर्न का एरिया, इसलिए एन मल्टीप्लाई होगा टोटल एरिया के लिए। बी कॉइल के केस में बी कैसे निकलता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई फर्स्ट ब्रैकेट आई बाई रेडियस सेकेंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट में 2 पाई कैपिटल एन, और ए फॉर एरिया थीटा इज 0, क्योंकि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है। जनरली अपना जो एरिया वेक्टर भी उसी तरफ लेते हैं जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। जब दो चॉइस आती है, तो यहाँ पर आपके पास में एक चॉइस है कि एरिया वेक्टर कैसा ले, अंदर की तरफ ले तो बी के साथ हो जाएगा, भैया उल्टा ले तो क्या हो जाएगा, अपोजिट, तो बी कंसीडर एरिया के उसके बी के साथ, और कैपिटल एम ये रहा। तो फाई इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर 2 पाई ए एन स्क्वायर, और ये एक टर्म का एरिया है पाई आर स्क्वायर, कैपिटल ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगा फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर 2 पाई पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर। तो 2 2 जा पाई पाई, क्या रिजल्ट रह गया, फाई इज इक्वल टू ऊपर रह गया म्यू नॉट, पाई रह गया, एक आर रह गया, एन स्क्वायर है, आई है, और अपॉन में 2, इक्वेशन फर्स्ट। देख सकते हैं ना, म्यू नॉट है ओके, आई है ओके, पाई है ये, एक आर बचा ये, ठीक है, ये आपने कैलकुलेटेड वे में लिखा। और फिर सेल्फ इंडक्शन के केस में वी नो दैट फाई इज इक्वल टू एल आई, इक्वेशन सेकेंड, दोनों को इक्वल कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि इसके ठीक पहले वाले केस में जब सॉलिनॉइड देखने में अलग तरीके की थी तो कैपिटल की वैल्यू अलग तरीके से आई थी, और कॉइल देखने में अलग तरीके से है तो कैपिटल की वैल्यू भी डिफरेंट हो रही है। तो ये प्रूफ हो चुका है कि कैपिटल एल किस पर डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पर। ज्योमेट्री बदल दोगे, लुक बदल दोगे तो बदल जाएगा, आई से आई कट गया, तो एल की वैल्यू आ गई म्यू नॉट पाई, एक ही आर है वहां पर, आर एन स्क्वायर बाई 2, ये रिजल्ट आ चुका है। और अगर मीडियम लेके आ रहे हो तो फिर जहां पर म्यू नॉट है वहां पे क्या जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर पाई आर एन स्क्वायर बाई, हो गया। बोलो कैपिटल किसी और का भी निकालेंगे, जरा देखो, यही था कि कुछ और भी, दो ही था ना। टोराइड का कैपिटल एल निकालना है, कैपिटल एल फॉर द टोराइड। फार्मूला अगर याद है, फार्मूला अगर तैयार है तो यू कैन गो फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और अगर डेरिवेशन आ रहा है तो एक डिफरेंट क्वेश्चन बनेगा। कैपिटल एल फॉर टोराइड, टोराइड की जो पिक्चर है वो कैसी होती है, सॉलिनॉइड को सर्कुलर शेप में अगर बदल दिया जाए तो क्या बन जाता है, टोराइड। इसको बनाने के लिए पहले हमने एक रेफरेंस सर्कल जैसी शेप बना ली, अब हम इसी में वायर्स को लपेटते हैं।
ये हमने टोराइड बना लिया। इसी में मेन करंट आई है, लिंक होने वाला फ्लक्स, टोराइड की जो मीन रेडियस होती है, मतलब टोराइड की जो एक्सिस है, ये मेन रेडियस है। एक अंदर वाली रेडियस होती है टोराइड में, टोराइड की अंदर वाली रेडियस ये है, अगर हम इसको स्मॉल ए से लिखें, और टोराइड की बाहर वाली रेडियस ये है, स्मॉल बी से लिखें, ये मेन रेडियस है टोराइड की एक्सिस तक। मेन रेडियस अगर आर है तो समटाइम्स यू हैव ए प्रॉब्लम लाइक दिस कि आपको अंदर वाली रेडियस और बाहर वाली रेडियस दी जाती है, तो मीन वाली रेडियस आर इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ए बी। ये हमने निकाला कौन सा मीन, ज्योमेट्रिकल मीन। आप चाहो तो अर्थमेटिक मीन भी निकाल सकते हो, a प्लस बी बाई टू, बहुत ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं आता। यानी जो न्यूमेरिकल फ्रेम किया जाएगा, तो चाहे अर्थमेटिक मीन आप निकालिए, ये अर्थमेटिक मीन है, और ये कॉस कैसा मीन है, ज्योमेट्रिकल मीन है। तो जब आप क्वेश्चंस के आंसर निकालोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। ये थोड़ा आसान होता है, इसलिए आप इसको निकाल लेंगे। तो टोराइड से लिंक होने वाला फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, और साथ में नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन। कैपिटल एन टोटल टर्न्स हैं, कैपिटल एन टोटल टर्न्स इन टोराइड। अब फाई इज इक्वल टू बी, टोराइड से आने वाला बी, तो टोराइड से आने वाला बी जब आप फार्मूला देखेंगे तो बता सकते हैं, देख के तो बता दीजिए, अदरवाइज ऐसे ही याद हो तो बताइए। टोराइड का कैपिटल बी एम्पियर सर्किटल लाके एप्लीकेशन में मिलेगा आपको, क्या निकल के आता है, बी इज इक्वल टू वही फार्मूला होता है जो सोलिनॉइड का होता है, म्यू नॉट एन आई। टोराइड का जो बी है वही फार्मूला होता है जो सोलिनॉइड का होता है। ए फॉर एरिया, एक टर्म का एरिया, थीटा क्या हो जाएगा 0, और कैपिटल एन, फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट, और स्मॉल एन का मतलब है कैपिटल एन, और अपॉन में है एल, साथ में आई ए एन। जहां पर आपका जो एल है वो टोराइड की लेंथ है, लेंथ ऑफ टोराइड। अगर आप लेंथ निकालना चाहते हो तो यू कैन डिटरमाइन लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई आर, क्योंकि जिस टोराइड की यहां बात हो रही है उसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो सरकमफ्रेंस की लेंथ हो जाएगी। तो देखिए फाई की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, और ये आ जाएगा आपका साथ में आई। ये जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया, एक टर्न का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ये जो है यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर हम टोराइड का एक टर्न निकालें तो रिंग जैसा है, ये है आपका एक टर्न का एरिया। इस एरिया को कैसे निकलेंगे, पाई आर स्क्वायर से नहीं निकालेंगे, क्योंकि आर तो क्या है, ओवरऑल रेडियस ऑफ द टोराइड है। क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए उसकी हमें क्या चाहिए होगी, क्रॉस सेक्शन वाली रेडियस। ये आपका फाई निकल इक्वेशन फर्स्ट है, एंड फाई इज इक्वल टू एल आई, ये भी आप जानते हो, वी नो दैट। दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर दीजिए, तो एल आई इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई अपॉन एल, आई से आई कट जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। सेल्फ इंडक्टेंस आपने निकाल दिया टोराइड का, एल की जगह पे 2 पाई आर लिख सकते हो चाहो तो, ठीक। अब अगर हम यहां पर नोटिस करें तो देखिए कैपिटल एल हमने निकाल दिया है सोलिनॉइड का, फार्मूला याद होगा तो न्यूमेरिकल सीधे कर दोगे। कैपिटल एल हमने निकाल दिया है क्वाइल का, और कैपिटल एल निकल आया है टोराइड का। तो ये तीनों फार्मूले अगर तैयार हैं तो सीधे न्यूमेरिकल में आप यूज कर पाओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम टोराइड के कैपिटल एल पर।
देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एन एयर कोर टोराइडल सोलिनॉइड, जब सोलिनॉइड को ये सर्कुलर बना देते हो तो टोराइड बन जाता है। एन एयर कोर टोराइडल सोलिनॉइड हैज एन एवरेज रेडियस 15 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हैज 1200 टन्स। Calculate the self inductance of the toroid, assuming the field to be uniform across the cross section of the toroid. तो टोराइड की हमको रेडियस दी गई है, हमें टोटल टर्न टोराइड में दिए गए हैं, और आपसे पूछा हुआ है कि सेल्फ इंडक्टेंस चाहिए। तो क्वेश्चन में टोराइड की रेडियस दी गई है, आर फॉर रेडियस कितनी दे रखी है, वो है 15 सेंटीमीटर। एसआई में जाएंगे तो 15 10⁻⁻² मीटर। एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन, एक टर्न का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा -4 मीटर स्क्वायर। एसआई में जाना है इसलिए। टोटल टर्न, कुल टर्न को कैपिटल एन से लिखते हैं, कैपिटल एन है 1200, और सेल्फ इंडक्टेंस चाहिए कैपिटल एल चाहिए। अभी देखिए फार्मूला मिला है, कैपिटल एल इज इक्वल टू μ0 n² A/L। और अगर ये कहा जाता है कि भाई मीडियम जो है वो एयर या वैक्यूम नहीं है, तो आपको क्या करना होता है, फार्मूले में पता है। μ0 की वैल्यू कितनी होगी, 4π10⁻⁷ एसआई में, कैपिटल एन हो जाएगा 1200 होल स्क्वायर। ए फॉर एरिया, एरिया की वैल्यू हो जाएगी 12 10⁻⁴, और एल फॉर लेंथ, तो L को हम लोग लिख सकते हैं ना 2πr। तो L की जगह पे अगर हम 2πr लिख देंगे तो 2π और R की वैल्यू है 15 10⁻⁻²। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और यहां से आ जाएगा आपका 2, यहां से आ जाएगा 12, और एक ये आ जाएगा 10⁻⁷, और ये आ जाएगा 1200 1200। ऊपर के सारे टर्म्स हमने लिख लिए, क्या 2 आ गया, ये 12 आ गया, 10⁻⁷ आ गया, और -4 आ गया, और जो अपॉन में है वो है 15 10⁻²। क्योंकि सारी कैलकुलेशन हमने एसआई में की है, तो आंसर किसमें आएगा, हेनरी में आएगा। ठीक है, तो कैपिटल एल आपने 3 जो आपके पास में नॉन इंडक्टर्स हैं, पहला है आपका सॉलिनॉइड, उसका कैपिटल एल निकालना, बहुत बार डेरिवेशन में पूछा गया है। उसके बाद क्वाइल का कैपिटल एल निकालना, ये भी बहुत बार पूछा गया है। और टोराइड के ऊपर भी कैपिटल एल निकालने का डेरिवेशन पूछा गया है, कभी कभी वो भी पूछा गया है। लेकिन अगर तीनों फार्मूले तैयार हैं तो आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। डन।